हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएससी सीएससी GS1 के आपका 2020 का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये आपका जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 3 आवर्स का पेपर रहता है, जिसमें 250 मार्क्स टोटल रहते हैं। और आपका ये बेसिक इंस्ट्रक्शन हो गया जो कि आप देख सकते हैं, ये रहा। हम लोग मेनली क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका देखिए 20 क्वेश्चन है टोटल पेपर में। आपका मार्क्स और वर्ड लिमिट आपका क्वेश्चन के बगल में लिखा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है ना, द रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री डिस्कस। देखिए यहाँ रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में यहाँ पूछा है, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि ये रॉक कट आर्किटेक्चर जो होता है वो आपका रिप्रेजेंट करता है मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आवर नॉलेज ऑफ, ये आपका अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री को मतलब इम्पोर्टेंट सोर्स यहाँ माना गया है। किस तरह, ठीक है। तो इसको हिंदी में भी ये कहा गया है कि शैलकृत स्थापित प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, विवेचना कीजिए। ठीक है। तो यहाँ बेसिकली हम लोग को रॉक कट आर्किटेक्चर ये हमको आर्ट एंड कल्चर के बुक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग रेफर कर सकते हैं। देखिए ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसको किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है ना, पाला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया एन्यूमरेट। मतलब कि भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल काल अति महत्वपूर्ण चरण है, किस प्रकार है, ठीक है। इस पर आपको लिखना है, विश्लेषण करना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन सब डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका एंशिएंट हिस्ट्री से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 में क्या है ना, इवेलुएट द पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ऑन द नेशनल मूवमेंट। मतलब इसमें लॉर्ड कर्जन की नीतियों एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभाव का बारे में यहाँ पूछा गया है, ठीक है। ये भी 150 वर्ड्स का है, 10 मार्क्स किए गए हैं इसके लिए। तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। देखिए जिसका क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, अगर ये मैं सोर्स बोल दे रहा हूँ जहाँ पर इसके बारे में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके रेफ़र कीजिएगा, उसका शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपको एक टॉपिक, जैसे हर एक पेपर में आपका 20 क्वेश्चंस करके आ रहा है, ठीक है। तो आपका 20 टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, और अगर कहीं पर नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली सर्च इंजन में आप चेक कर सकते हैं, उस पर जाके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा और इसके बारे में जान लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 4 में क्या है ना, डिस्कस द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कम पैसिफिक जोन। सर्कम पैसिफिक जोन के बारे में यहाँ पूछा है, ये आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इस पर एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 5 में क्या है ना, द प्रोसेस ऑफ डिजर्टिफिकेशन के बारे में यहाँ पूछा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। डज नॉट हैव क्लाइमेटिक बाउंड्री, जस्टिफाई विद द एग्जाम्पल। देखिए ये आसान क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि मरुस्थलीकरण के प्रक्रम की जलवायविक सीमाएँ नहीं होती हैं, इस पर उदाहरण सहित आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये आपका डिजर्टिफिकेशन क्लाइमेट बाउंड्रीज के बारे में जो पूछा है, ये आप ज्योग्राफी में रिफ़र कर सकते हैं। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका 6 में क्या है ना, हाउ विल बी द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर हैव ए फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। देखिए ग्लेशियर वगैरह से, देखिए ये आपका टॉपिक से पूछता है हर बार यूपीएससी, इसीलिए इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पूछा गया कि मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर हैव ए फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया, ऐसा क्यों। देखिए ये इजी क्वेश्चन है, इसको किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे कि हिमालय के हिमनदों के पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव होगा, इसके बारे में यहाँ लिखना है, ठीक है। इसमें आपका क्या राय है उसके बारे में लिखना है। 7वां में आपका क्या है ना, अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अवे फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय गिविंग एग्जांपल। मतलब यहाँ वर्तमान में लौह एवं इस्पात उद्योगों की कच्चे माल के स्रोत में दूर स्थिति का उदाहरण सहित कारण बताना है, ठीक है। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 में आपका क्या है ना, हैज़
कास्ट लॉस्ट इट्स रिलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी। देखिए सोसाइटी का क्वेश्चन है, टू द पॉइंट आपका सिलेबस से लिखा गया, ठीक है। इलेबरेट योर आंसर विद द इलस्ट्रेशन, इसको आप अपने से लिख सकते हैं। ये 10 मार्क्स क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका 19 में देखिए, यहाँ कोविड-19 के बारे में पूछा है। कोविड-19 आपका करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है ये। कोविड-19 पैंडेमिक एक्सेलरेटेड क्लास इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी इन इंडिया, इस पर कमेंट करना है। देखिए ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रखा हुआ है, ठीक है। इसमें आपको अपना राय देना है कि किस प्रकार आपका कोविड-19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानताओं एवं गरीबी को गति दे दी है, इसके बारे में। देखिए इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको जानना भी चाहिए। ये पेंडेमिक हो गया था। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, डू यू एग्री डेट द रीजनलिज्म। देखिए रीजनलिज्म पे भी हर साल क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये रहता ही है। पिछले भी हम लोग सीरीज में देखें आपका GS1 के, जिसमें आपका रीजनलिज्म पे क्वेश्चन था, वुमेंस पे क्वेश्चन था, और भी हम लोगों ने बताया किस किस से रिपीट करता है। रिपीट मतलब उससे क्वेश्चन एक आता ही। इन इंडिया अपीयर्स टू बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ द राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस आर्ग्यू, मतलब क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुख्यता का परिणाम प्रतीत होती है, इस पर तर्क करना है। रीजनलिज्म के बारे में आपको जानना ही होगा, इस पर शॉर्ट नोट्स तैयार करके रखिएगा, इस पर पूछता ही है। ये भी आपका एक्चुअली इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपका डायरेक्टली सिलेबस से क्वेश्चन पूछ दिया है, सिलेबस में पॉइंट्स है। अगला 11 में आपका क्या है ना, इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द कंसीविंग एंड शेपिंग द मोन्यूमेंट एंड देयर आर्ट इन इंडिया। ये आपका देखिए आर्ट एंड कल्चर को रिलेट कर दिया है इस क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया कि भारतीय दर्शन एवं परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने एवं उनकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इस पर विवेचना कीजिए। इस पर आप किस तरह आप सहमत हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 में क्या है ना, पर्शियन लिटरेरी सोर्स ऑफ मेडिवल इंडिया। देखिए मेडिवल हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है। रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द एज कमेंट। पर्शियन लिटरेरी सोर्स, देखिए ये आपका आर्ट एंड कल्चर का ही क्वेश्चन है, मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिटरेरी सोर्सेज के बारे में पूछा है, जो कि आपका मेडिवल इंडिया पीरियड के में आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13 में कि सिंस द डिकेड ऑफ द 1920s द नेशनल मूवमेंट एक्वायर्ड वेरियस आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ एंड देयरबाय एक्सपेंडेड इट्स सोशल बेस। देखिए अपराइजिंग जो होता है मूवमेंट वगैरह का, ये सब पे क्वेश्चन रहता है। इसमें भी पूछा है वही कि 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया है और अपना सामाजिक आधार बढ़ाया। इस पर आपको राय देना है, ठीक है। वर्ड लिमिट और क्वेश्चन का मार्क्स भी आपका बगल में लिखा हुआ है, उसको ध्यान में रख के आपको आंसर लिखना है। हर एक क्वेश्चन को आप जैसे कि रेफर करते हैं डिफरेंट सोर्स से, आप उसके बाद उस टॉपिक को कितने अच्छे से लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका 14 में आता है, द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कैन प्रोवाइड वायबल सॉल्यूशन टू द मल्टी डायमेंशनल इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ द ड्रॉट फ्लड एंड इंटरप्टेड नेविगेशन क्रिटिकली एग्जाम में। देखिए यहाँ पूछा गया कि नदियों को आपस में जोड़ना सूखा, बाढ़ और बाधित जल परिवहन जैसी बहुआयामी अंतर मध्य समस्याओं का व्यवहार समाधान दे सकता है, इस पर आपको आलोचना करना है, ठीक है। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। इसमें आपका क्या राय है, आप इसको किस तरह समझते हैं, इसको लिखना है। अगला 15 में आपका आता है, अकाउंट फॉर द ह्यूज फ्लडिंग ऑफ द million cities in India including the smart ones like Hyderabad and Pune suggest lasting remedial measure। भारत में 10 साल ये आपका नगरों जिसमें हैदराबाद पुणे जैसे स्मार्ट सिटीज़ भी है सम्मिलित है, ये आपका व्यापक बाढ़ के कारण बताइए, स्थायी निराकरण के उपाय भी सुझाइए। तो यहाँ ह्यूज फ्लडिंग आपका पूछा गया है, मिलियन सिटीज़ इन इंडिया इंक्लूडिंग द स्मार्ट वन लाइक हैदराबाद, इसका क्या कारण है, इसका रेमेडी क्या क्या है, इसके बारे में जिक्र करना है। 16 में आपका है, आपका इंडिया हैज़ इमेंस पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी दो देयर आर रीजनल वेरिएशन इन इट्स डेवलपमेंट इरेगुलेट। मतलब देखिए ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका इसमें भी आपको अपना क्या राय है उसको लिखना है कि भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएं हैं, हालांकि इसके विकास में क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं, ऐसा क्यों,
इसके बारे में बताना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप अपने अंडरस्टैंडिंग से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 17 में क्या है ना, एग्जामिन द स्टेटस ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ इंडिया। ये इजी क्वेश्चन है, देखिए फॉरेस्ट से क्वेश्चन है। एंड रिजल्टेंट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। भारत में वन संसाधनों की स्थिति एवं जलवायु परिवर्तन पर उसके परिणामी प्रभावों का परीक्षण कीजिए। 250 वर्ड्स लिमिट, 15 मार्क्स का है। ये देखिए आसान क्वेश्चन है, ये आ जाना चाहिए। अगर कहीं से मिसिंग हो रहा है या फिर सोर्स आपके पास कलेक्ट नहीं है, आप इसका जाइएगा, रेफर कीजिएगा और इस पर शॉर्ट नोट्स बना के तैयार कीजिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 18 में क्या है, इज डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म। डाइवर्सिटी भी आपका देखिए ये ग्लोबलाइजेशन का है। ग्लोबलाइजेशन को इज डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। देखिए ग्लोबलाइजेशन से हर साल क्वेश्चन रहता है, लेकिन क्या करता है ना, इसको वो कभी पूछता है ग्लोबलाइजेशन का आपका ओल्ड पर, यंगस्टर पर किस तरह इफेक्ट पड़ता है, ओल्ड जनरेशन पर क्या इस तरह इफेक्ट पड़ता है, फिर आपका वुमेंस पे किस तरह आपका इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में मतलब ग्लोबलाइजेशन को रिलेट कर देता है दूसरे से। देखिए ये भी एक्चुअली इजी ही क्वेश्चन है, तो इसको इस रेस्पेक्ट में आपको आंसर देना है। 19 में आपका है कस्टम एंड ट्रेडिशन सप्रेस रीजन लीडिंग टू ऑब्सक्यूरेंटिज्म, डू यू एग्री। मतलब रीति रिवाज एवं परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने से प्रगति विरोध उत्पन्न हुआ है, क्या आप इससे सहमत हैं। इस पर आपका क्या राय है, देखिए उसको लिखना है। इस अगला क्वेश्चन आपका है, हाउ हैव द डिजिटल इनिशिएटिव इन इंडिया कंट्रीब्यूटेड द फंक्शनिंग ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन कंट्री, रिलेट योर आंसर। देखिए भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान दिया, इस पर विस्तृत उत्तर देना है। देखिए ओवरऑल अगर हम लोग क्वेश्चन का देखें डिफ़िकल्टी लेवल, तो इसको हम लोग मॉडरेट भी नहीं कर सकते हैं, ये आपका इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी 20 क्वेश्चन है आपका सब मतलब अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड था। इसके लिए आपको डीपली नॉलेज या फिर मिड लेवल नॉलेज भी उतना नहीं चाहिए। देखिए अगर पहला क्वेश्चन में देखते हैं तो रॉक कट आर्किटेक्चर से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, रॉक कट आर्किटेक्चर नॉन टॉपिक है, जिससे पूछता ही है। अगला पाला पीरियड, ये भी नॉन टॉपिक है, इसलिए इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 भी इजी लेवल का है। थर्ड में अगर हम लोग देखते हैं तो लॉर्ड कर्जन, ये आपका मॉडरेट लेवल का है, इसके लिए आपको बुक रेफर करना होगा। फिर फोर्थ में आपका सिरकम पैसिफिक जोन, ये भी आपका इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, क्योंकि ये सिर्फ टॉपिक एक तो स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में ही पूछा है। अगला देखिए डेजर्टिफिकेशन, ये इजी क्वेश्चन है। अगला आपका हिमालयन ग्लेशियर, ये आपका इजी क्वेश्चन है। फिर 7th में आपका जो इंडस्ट्रियल एंड आयरन इंडस्ट्री के बारे में पूछा है, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। 8 में भी सोसाइटी से जो था वो इजी है। 9th में भी इजी है, क्योंकि आपको अपना ओवरव्यू देना है। 10th में रीजनलिज्म नॉन टॉपिक, इसलिए इजी है। 11th में आपका फिलोसॉफी, ये आपको अपना राय देना है, ये आपका इजी क्वेश्चन है। 12th में आपको मिड लेवल क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल इसको आप कह सकते हैं। 13th में आपका मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। 14th में आपका इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। 15 में आपका इजी क्वेश्चन है। 16 में आपका इजी है। 17 में भी आपका रिसोर्स पे है, तो ये भी आपका इजी है। 18 में आपका इजी है, क्योंकि नॉन टॉपिक है, ग्लोबलाइजेशन से है रिलेटेड। फिर 19th में है आपका इजी क्वेश्चन है। 28th में भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ओवरऑल इस पेपर को कंप्लीट करने में आपको ज़्यादा कुछ मतलब ज़्यादा सोर्सेज भी रेफ़र नहीं करने पड़ेंगे। ये अब तक का हमको लगता है सबसे आसान पेपर है 2020 का GS1 का। फिर आगे भी हम लोग देखेंगे 21, 22 सीरीज में, उसके बाद बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2020 पेपर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2021 पेपर के बारे में। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।